नमस्कार दोस्तों, कल देर शाम से लेकर आज सुबह तक मोदी समर्थक बहुत सारे लोग, ट्रोल्स, बीजेपी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता और बहुत सारे अन्य भक्त लगातार यहाँ वहाँ व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक पर कमेंट करके या जहाँ तहाँ सोशल मीडिया पर मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐतराज इस पर जता रहे हैं कि आपको मोदी को हर वीडियो में घसीटने की क्या जरूरत है। लेकिन अभी जो उनका ऐतराज है वो ऐतराज विनोद दुआ को लेकर, जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें थंबनेल में मोदी की तस्वीर भी है और है कि बीजेपी नेताओं के मंसूबे ध्वस्त, राजद्रोह का केस खारिज। उस पर ऐतराज है कि अगर विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, हिमाचल में हुआ, उससे मोदी का क्या रिश्ता? आप मोदी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मोदी का फोटो क्यों लगा रहे हैं या हेडिंग में मोदी क्यों डाल रहे हैं? ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ऐसे मेरे कई वीडियो में लोग कहते हैं। जब भी मैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके फैसले या उनकी नीतियों पर सवाल उठाता हूँ, इस बार बहाना विनोद दुआ है। तो ये वीडियो जरा उनके लिए भी और आप सबके लिए भी कि हाँ, विनोद दुआ पर जो राजद्रोह का मुकदमा था, जो मुकदमा दर्ज भले हिमाचल में शिमला से कुछ किलोमीटर आगे कुमारसेन थाने में हुआ, मुकदमा दर्ज भले ही बीजेपी के बहुत ही छोटे नेता ने, राज्य भी नहीं जिले स्तर के नेता ने कराया, लेकिन वो मुकदमा चला। हिमाचल की पुलिस विनोद दुआ को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, सब कुछ बीजेपी की सरकार की रजामंदी और सहमति से हुआ। राजद्रोह का मामला दर्ज होने से लेकर दिल्ली में विनोद दुआ को सम्मन भेजकर उन्हें हिमाचल के उस सुदूर थाने में बुलाने की कोशिशें, और जब सम्मन के बाद लगा कि अगर विनोद दुआ नहीं जाएंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तब विनोद दुआ ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और उसके बाद करीब करीब 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला। 1 महीना कम मान लीजिए, 11 महीने तक। 11 महीनों में विनोद दुआ को कई तारीखों का सामना करना पड़ा, अपनी दलीलें पेश करनी पड़ी। एक बड़े वकील को रखकर विकास सिंह उनकी तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद कल जो फैसला हुआ, मैंने कल के वीडियो में भी बताया। लेकिन अब जिनको ये ऐतराज है कि इससे मोदी का क्या रिश्ता है, तो हाँ, मोदी जी का रिश्ता है। वो मैं फिर से आपको बता देता हूं, चाहे आप जितनी गालियां देना देते रहना, और अगर दिल और दिमाग से सुनोगे तो कुछ समझ जाओगे। और मुझे लगता है जितने संजीदा लोग हैं वो जरूर समझेंगे। पहली बात कि विनोद दुआ के खिलाफ उनके उस वीडियो पर, उस वीडियो में नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले शब्दों पर बीजेपी नेता को ऐतराज था, जिसमें विनोद दुआ ने 30 मार्च 2020 के वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के लिए पूरी तैयारी नहीं की थी, पीपीई किट से लेकर टेस्टिंग किट की किल्लत थी, प्रधानमंत्री की नीतियां लॉकडाउन से मुकाबले के लिए पहले से तैयार नहीं थी। और ये सब बातें भी कही कि जो प्रधान सेवक को बोलते हैं प्रधानमंत्री को हमेशा अपने उसमें, चूंकि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक खुद को कहते हैं, विनोद दुआ अपने हर वीडियो में प्रधान सेवक कहकर संबोधित करते हैं। और ये भी सवाल उठाया कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे पठानकोट आतंकी हमला हो, मोदी इन तमाम घटनाओं और हमलों का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें कही गई। अब इस वीडियो में कही गई ऐसी कौन सी बात थी जो बीजेपी नेता को सिर्फ चुभ गई? कही मोदी के लिए, चुभी बीजेपी नेता को, सरकार वहां हिमाचल की। और उसके बाद इतने दिनों तक, करीब करीब 1 साल तक ये मामला चलता है, अखबारों में 50 बार खबरें छपती है। तो क्या आपको लगता है कि बिना मोदी और शाह की जानकारी के ये सब हो रहा था? और जिन्हें लगता है उनके लिए फिर बता दूं कि विनोद दुआ पर वहां राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ, सेडिशन का, और जिस समय वहां मामला दर्ज हुआ हिमाचल में 6 मई को पिछले साल, उसके करीब करीब 1 महीने बाद 4 जून को दिल्ली में भी बीजेपी के एक दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ने विनोद दुआ के वैसे ही वीडियो पर यहां भी मामला दर्ज कराया। यहां भी कोशिश थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। यह अलग बात है,
हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली दिल्ली वाले मामले में, लेकिन सेडिशन का मामला उनसे हटाया जाए, केस रद्द किया जाए, एफआईआर खारिज किया जाए, इसके लिए विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करते रहे। और अगर संघर्ष करते रहे, दो नेता बीजेपी के विनोद दुआ पर ऐसा मामला दर्ज कराते हैं, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन, हिमाचल में तो सरकार ही है, तो क्या आपको लगता है बिना मोदी की जानकारी के हो रहा था? क्या बिना अमित शाह की जानकारी के हो रहा था? क्या किसी बीजेपी के जिला स्तर के नेता की यह हैसियत और औकात है कि विनोद दुआ जैसे वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर दे? और क्या हिमाचल के छोटे से थाने की पुलिस की यह हिमाकत या हैसियत है कि वो विनोद दुआ को सम्मन भेजकर वहां बुलाने के लिए वो भी लॉकडाउन जैसी स्थिति के दौरान? देश कोरोना से जूझ रहा था, सड़कों पर लोग नहीं चल रहे थे, जून का महीना था पिछले साल का। उस जून के महीने में एक सीनियर पत्रकार को, जो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें समन किया गया कि आप हिमाचल पहुंचिए, थाना शिमला से 40 किलोमीटर आगे। तो क्या ये सब ऐसे हो रहा था? तो इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने तस्वीर लगाई, क्योंकि सरकार मोदी की है, और जिन्हें जो मोदी मतलब देश मानते हैं और मोदी की आलोचना मतलब देश की आलोचना मानते हैं, वैसे लोग भड़कते हैं, बिदकते हैं, गालियां देते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं, और उनकी जहां चलती है वहां मुकदमा दर्ज करते हैं। इस केस में भी वही हुआ, और यह सब कुछ ऊपर पता होता है। एक पूरा सिस्टम चेन बना है, एक इकोसिस्टम है, जिसमें भक्त हैं, जिसमें अंधभक्त हैं, जिसमें समर्थक हैं, जिसमें कट्टर समर्थक हैं, जिसमें वो लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी खुद फॉलो करते हैं अलग अलग राज्यों में, और उनके ठीक ठाक फॉलोअर हैं, और उनका काम यही होता है कि विनोद दुआ हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अभिसार हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, या कोई स्वरा भास्कर जैसी फिल्म अभिनेत्री हो, ऐसे तमाम लोगों को जिनकी आवाज़ें सरकार की नीतियों के खिलाफ उठती है या जिनकी आवाज़ असहमत आवाज़ है, उन्हें ट्रोल किया जाए, जिन्हें मौका मिले मुकदमा किया जाए। ये पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। इस केस में भी वही हुआ, विनोद दुआ के केस में भी वही हुआ। इसलिए ये कहना कि इसमें मोदी को क्यों घसीटते हैं, तो मुझे लगता है इतने मासूम ना आप हैं, ना इतना मासूम मैं हूं। और इस केस में दोस्तों, विनोद दुआ के केस में जो कुछ हुआ, ये मामला मैंने बताया कि 30 मार्च 2020 का वीडियो था, और अगर आप आगे तक देखेंगे क्रोनोलॉजी, जिस तरह से तारीखें पढ़ी, और उससे पहले आज के अखबार में, हर अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज किया विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन के मामले को, राजद्रोह के मामले को, हर अखबार में मोटे तौर पर, हर अखबार मतलब कुछ अखबार में नहीं भी छपी, कुछ में छोटी छपी, लेकिन जैसे अमर उजाला में पहली लीड है, वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत प्रमुखता से छपी है, वैसे ही दैनिक हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर छपी है, वैसे ही द हिंदू में प्रमुखता से छपी है, टॉप सेकेंड लीड मान लें, वैसे ही इंडियन एक्सप्रेस में प्रमुखता से छपी है, वैसे ही इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर के पन्ने पर प्रमुखता से छपी है, और वैसे ही हिंदुस्तान टाइम्स में प्रमुखता से छपी है। अब सवाल उठता है, पहली बात, आगे बात करने से पहले, ये खबरें प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी पहुंची होगी, अखबार वो पढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि सुबह अखबार पढ़ना और देश दुनिया की घटनाओं से पूरी तरह से वाबस्ता होना उनकी फितरत में शुमार है, या पूरी टीम काम करती है, तो उन्हें पता होता है, उन्हें कल ही पता होगा कि क्या हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर इसमें जो कुछ बीजेपी नेता की तरफ से विनोद दुआ को फंसाने और विनोद दुआ को राजद्रोह के मुकदमे के तहत जेल भेजने की जो साजिशें बुनी गई, क्या मोदी अवेयर नहीं थे? और क्या अगर मोदी चाहते, एक कॉल उठाते और उस शख्स को, मोदी या उनके बिहाफ में कोई कहता कि हटाओ ये केस वापस लो, कोई मतलब नहीं इसका, तो क्या उसकी हैसियत थी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और आज भी जो अखबार में खबर छपी, क्या इसके बाद मोदी अपनी सरकारों को, अपने नेताओं को, अपने उन लोगों को निर्देश और देंगे, ताकीद करेंगे कि ऐसी हरकतें मत करो, राजद्रोह के ऐसे फर्जी मामले दर्ज नहीं करो? नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये पूरा ऊपर से नीचे तक इकोसिस्टम है कि कोई मोदी के खिलाफ बोले, कोई मोदी के खिलाफ लिखे, कहीं भी थोड़ी गुंजाइश हो तो मुकदमे दर्ज हो।
और मुकदमे दर्ज अलग अलग राज्यों में हो, बीजेपी शासित राज्यों में हो, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा या ऐसे पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए 6 लोगों के खिलाफ एक अपुष्ट खबर को ट्वीट करने के बदले किसान आंदोलन के दौरान, तो मुकदमे दर्ज हुए यूपी में, मुकदमे दर्ज हुए हरियाणा में और मुकदमे दर्ज हुए एमपी में, और सब पर राजद्रोह के मामले दर्ज हो गए। अभी उस मामले में वर्डिक्ट आना उसमें भी बाकी है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कुछ नहीं पता होता है? इतने बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या हरियाणा की पुलिस कल को इसमें जांच रिपोर्ट दाखिल कर दे, तो क्या आपको लगता है ये पता नहीं होता है? और ये छोटे छोटे बीजेपी नेता अपने शीर्ष पुरुष की शान में कसीदे पढ़ते हुए और उनकी आलोचना करने वालों के खिलाफ इतने मुखर होकर थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करा देते हैं? पता नहीं होता है? जरूर होता है। तो इसलिए मुझे गाली देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें बिलीव करता हूं और यही तथ्य है। अगर पता नहीं होता है, ये और हैरत की बात है। फिर तो क्या कहा जाए उस राजा को जिसे पता नहीं होता है कि उनके सिपा सालार क्या कर रहे हैं? तो पता होता। अब विनोद दुआ के केस में जो हुआ कल भी मैंने बताया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ ने, यूयू ललित और विनीत शरण की पीठ ने जो कहा, जिसमें साफ साफ कहा, वो बहुत अहम है। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पलायन उस वक्त गंभीर और अलार्मिंग था। विनोद दुआ ने जो भी कहा वो ये माना जा सकता है कि सरकार के एक्शन के प्रति उनकी नापसंदगी थी। इस तरह से इसे चिन्हित किया जा सकता है। ये अंग्रेजी में जजमेंट का हिस्सा है, उसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर रहा हूं, ताकि उस वक्त के हालात और हालात जल्दी और इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। उस वक्त के हालात को विनोद दुआ उस समय की स्थितियों के प्रति चिंतित होकर बात कर रहे थे, इशू के प्रति चिंतित होकर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करना, सरकार के कामों की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। और आगे यह भी कहा कि दुआ का बयान निश्चित तौर पर हिंसा भड़काने वाला नहीं है। हमारा मत है कि याचिकाकर्ता दुआ पर राजद्रोह और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई गलत बात होगी। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर नहीं बनती और इसके तहत कोई भी कानूनी कार्रवाई अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये कहकर रद्द कर दिया। राजद्रोह का मामला चला हिमाचल से, हिमाचल की सरकार, और जो सुनवाई हुई अलग अलग तारीखों में अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता भी थे, कुछ और बड़े वकील थे, और विनोद दुआ पर राजद्रोह का मामला चले, राजद्रोह के आरोपी साबित हों, दोषी साबित हों, ये कोशिश सरकार की तरफ से पेश वकील ने की। तो क्यों मान लें कि इसमें मोदी जी को क्यों घसीट रहे हैं? अरे सब कुछ मोदी जी के लिए है। मोदी नाम केवलम, मोदी जी के बारे में बोलना, देश के बारे में बोलना, मोदी जी देश नहीं है। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कहा है कि ये किसी नेता के बारे में बोलना, सरकार के बारे में बोलना राजद्रोह नहीं है। और राजद्रोह की परिभाषा बहुत बार बताई सुनाई जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। राजद्रोह का क्या मतलब है? राजद्रोह इतिहास में बता चुका कल के वीडियो में भी कि कैसे अंग्रेजों के समय कब से राजद्रोह आईपीसी में 124A कब से राजद्रोह का मामला आईपीसी में दर्ज किया गया और लागू किया गया। अंग्रेज चले गए, छोड़ गए। लेकिन राजद्रोह किस पर होता है? जब कोई आदमी अपने लिखे या बोले गए शब्दों या संकेतों में, विजिबल रूप में कोई ऐसा काम करता है जो किसी और तरह या करता है, या किसी तरह से घृणा या मानना या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का काम करता है, तो राजद्रोह का आरोपी है। तो विनोद दुआ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो उकसाने का कोई काम नहीं कर रहे थे, वो भड़काने का कोई काम नहीं कर रहे थे। और अगर उकसाने और भड़काने का काम नहीं कर रहे थे तो फिर वो राजद्रोह कैसे है? वो सिर्फ सरकार की आलोचना कर रहे थे, और आलोचना करना किसी भी पत्रकार का अधिकार है, और पत्रकार अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भी मिला है। और यही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
नागरिक को सरकार और उसके अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों या उपायों की आलोचना करना या टिप्पणी करने का अधिकार है। यह अधिकार तब तक है जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने और सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने के इरादे से नहीं उकसाता है। धुआं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। ऐसे में अभियोग चलाना और बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन होगा। तो ये साफ साफ है, इसमें तो कहीं नहीं है। विनोद दुआ ने अपने वीडियो में भी कहीं ऐसा नहीं कहा और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। और उसके बाद 1962 में केदारनाथ सिंह के फैसले में जो कहा गया, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के फैसले में, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो दोस्तों बात यह है, गाली देने वाले दोस्तों, कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, कोरोना काल में श्रेय लेना हो, कोरोना काल में जब सब कुछ बेकाबू हो जाए तो चुप्पी साध लेना हो। जैसे कहते हैं रेत में शुतुरमुर्ग मुंह छिपा लेता है ताकि सब कुछ गुजर जाए, पता ही नहीं चले क्या हुआ। तो छुप जाना, चुप हो जाना, मौन साध लेना, और उसके बाद जब सब कुछ बेहतर हो जाए तो आकर कह देना कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये मोदी जी अगर करते हैं, इसकी आलोचना होनी चाहिए। अगर देश में हर अच्छा काम सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है, तो जब मोदी जी की आलोचना होगी तो आप कहेंगे भाई ये सरकार, राज्य सरकार, फेडरल स्ट्रक्चर, ये कैसे होगा। आज ही देखिए, आज के एक्सप्रेस में खबर छपी है अमित शाह के हवाले से, जिसमें पहले पन्ने पर है, पीएम मोदी लेड वी कंट्रोल्ड सेकेंड वेव इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। शाह साहब ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने कोविड के सेकेंड वेव को बहुत कम वक्त में काबू पा लिया। और कैसे काबू पाया, और 50-60 दिनों में कैसे लाखों लोगों की मौतें हो गई, हर रोज 4,000 लोग, और किस तरह से अस्पतालों में हुई, घरों में हुई, ऑक्सीजन के बिना, सिलेंडर के बिना कितनी तबाही हुई, ये सब आप लोग जानते हैं। और आज जब सब शांति हो गई, शांति मतलब मरने की तादाद या कोरोना का जो पीक दिख रहा था वो कम है, जो अफरा तफरी थी वो कम दिख रही है, तब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने काबू पा लिया। और उस समय अगर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना हो रही थी, हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग, कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, सरकार मिसिंग क्यों है, कवर स्टोरी छप रही थी, विदेश के अखबारों में एडिटोरियल लिखे जा रहे थे, तब सबको बीजेपी समर्थक, ट्रोल्स, भक्त, नेता और जो भी बुद्धिजीवी और ऐसे पत्रकार जो एकदम प्रधानमंत्री मोदी के अंधभक्ति में भी लगे, बल्कि कई बार उनकी कैटेगरी अंधभक्त से भी 4 सीढ़ी 4 पादान ऊपर होती है, तब ये सब लोग करते इसमें मोदी जी क्या करेंगे, ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, कुछ अरविंद केजरीवाल करेंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ ठाकरे करेंगे, कुछ अशोक गहलोत करेंगे, मोदी जी को क्यों बोला जा रहा है। आज कौन बोल रहा है, आज तो मोदी जी के लिए बोला जा रहा है। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि देश ने कोरोना से मुकाबला किया, हर सरकार ने मिलकर किया और राज्य सरकारों ने मिलकर किया, आज तो मोदी जी ने किया। और जो नाकामी हुई पूरी, ऑक्सीजन नहीं मिली, वैक्सीन को लेकर किल्लत की आज भी रोज खबरें छप रही है, सुप्रीम कोर्ट में फटकार वैक्सीन को लेकर लगी है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि परसों कितने हंटर सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की शक्ल में मारे हैं सरकार पर, पूरा हिसाब किताब मांगा है। क्या रोल आउट प्लान है वो बताओ, 2 हफ्ते के अंदर पेश हो जाओ सारा हिसाब किताब, 35,000 करोड़ का भी लेकर और वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर। तो वहां मोदी जी को फटकार लगी, फिर सन्नाटा। जब कुछ अच्छा होगा तो मोदी जी कर रहे हैं, और जो नाकामी होगी वो राज्य सरकारें, फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये नहीं चलता है। तो अगर अच्छे का श्रेय मोदी जी लेते हैं, अगर आज अमित शाह कहते हैं कि ये जो मोदी जी ने किया है, तो फिर मानना पड़ेगा कि 50 दिन देश में जो तबाही हुई वो मोदी जी की वजह से हुआ, मोदी जी की नाकामी की वजह से हुआ, मोदी जी की दूरदृष्टि नहीं थी उसकी वजह से हुआ, मोदी जी की सरकार ने पहले से योजना नहीं बनाई, प्लानिंग नहीं की, सेकेंड वेव के खतरे को नहीं पहचाना, जो 6 महीने 4 महीने से दुनिया के साइंटिस्ट जिसकी तरफ आगाह कर रहे थे उसकी तरफ से सचेत नहीं हुए, जो वैक्सीनेशन की तैयारी होनी चाहिए, वैक्सीन के ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे अक्टूबर में, जो जनवरी में छिटपुट दिए जाने लगे, और उसके बाद जो जूझने के लिए जो इंतजामात होने चाहिए थे राज्य सरकारों के भी, और उसमें बीजेपी की सरकारें सबसे ज़्यादा है, बड़े बड़े सूबे में एमपी से लेकर यूपी तक, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये सब नहीं हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि नहीं। तो जब सब कुछ अच्छा था, कोरोना फर्स्ट वेव दब चुका था, लग रहा था कोरोना से उबर गए, मोदी जी विश्व गुरु बन गए, वैक्सीन गुरु बन गए, और जब आंधी आ गई कोरोना के लहर दूसरे की,
और उसके बाद लोग हर रोज 4,000 लोग मरने लगे, तो फिर मोदी जी सन्नाटे में चले गए, फिर कहे कि नहीं फेडरल स्ट्रक्चर राज्य सरकारें संभाले, और फिर जब बेहतर हो गया फिर ऐसा बयान। जो मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सेकेंड वेव पर काबू कर लिया। तो ये तो स्थिति है सरकार की, और मोदी जी के इर्द गिर्द जो कवच कुंडल लेकर जो खड़े लोग हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे संतरी हों, चाहे नेता हों, चाहे प्रवक्ता हों, तो क्यों नहीं मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा? तो इसलिए दोस्तों मैं सवाल मोदी जी से ही पूछता हूं ज्यादा, और इसलिए भी जैसे मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगा कोई लगा देगा नीचे से छिपका के राजस्थान में ही हुआ, महाराष्ट्र में ही हुआ। अरे ठीक है, महाराष्ट्र राजस्थान पे भी सवाल करेंगे और करते हैं जहां होता है। परसों ही राजस्थान में कुछ हुआ, मैंने ट्वीट किया भास्कर की खबर लेकर। लेकिन 7 साल से देश में मोदी जी की सरकार, देश की सूरत और सीरत बदलने के दावे और वादे मोदी जी ने किए। 60 साल बनाम 60 महीने के नारे के साथ मोदी जी आए। ज्यादातर राज्यों में मोदी जी की पार्टी की सरकार, अच्छे कामों का श्रेय लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के सामने विश्वगुरु बनते प्रधानमंत्री मोदी। तो सवाल किससे सबसे ज्यादा होगा, मोदी जी से या सत्ता से बेदखल होकर 50-52 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, या और सन्नाटे में बैठे विपक्ष के नेताओं से? उनसे सवाल होगा, और सिर्फ उन्हीं से सवाल होगा। या जब भी मोदी जी से सवाल होगा तो पहले 4 सवाल की लिस्ट बनाए कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और इनके, और तब मोदी जी पे आए। हर समय एक तराजू लेके बैठे रहे और तब भी आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए भक्तजनों, कट्टर समर्थकों, ट्रोल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाली देते रहो, लेकिन तथ्यों पर नजर रखो और देखो कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि राजद्रोह के मामले ऐसे बेजा इस्तेमाल ना हो, तो शायद इस पर काबू लगेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि राजद्रोह, पहले अभी बीते सप्ताह कि राजद्रोह की परिभाषा को फिर से एक बार देखने की जरूरत है, तो वो देखा जाना चाहिए, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस पर कई बार याचिकाएं दाखिल की गई। और दूसरी बात कि सिर्फ इससे नहीं चलेगा कि हमने सेडिशन के मामले विनोद दुआ से हटा लिए। बहुत जेलों में, यूपी में और दूसरे राज्यों में सेडिशन के बेजा इस्तेमाल के शिकार बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, उनका क्या होगा? और जो लोग ऐसे फर्जी मामले दर्ज कराते हैं, चाहे वो बीजेपी का नेता हिमाचल का क्यों नहीं हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिनके चक्कर में 1 साल तक विनोद दुआ सुप्रीम कोर्ट में भटकते रहे, और विनोद दुआ थे, सक्षम थे, इसलिए उन्हें बड़े वकील मिल गए। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो एक वकील लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते, वो तो राजद्रोह में जेल जाएगा। जैसे केरला का एक पत्रकार उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है, कप्पन, और बहुत सारे लोग, नाम गिनाऊं तो 50 नाम अभी निकलेंगे। तो ये भी होना चाहिए कि राजद्रोह के मामलों का रिव्यू हो, राजद्रोह की धाराओं का रिव्यू हो, और जो लोग अधिकारी, सिस्टम, पुलिस, सरकार, नेता, अभिनेता, जो भी राजद्रोह की धाराओं का इस्तेमाल करके किसी को फंसाने की कोशिश करता है, अगर वो बेजा इस्तेमाल है, जो विनोद दुआ के केस में हुआ या और कई केस में हुआ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का कोई प्रावधान होना चाहिए, ताकि सबक मिले कि गलत करने वाला आदमी 100 बार सोचेगा कि बेजा ढंग से किसी को न फंसाया जाए। और विनोद दुआ के केस में तो कई तारीखों में विनोद दुआ, जैसे हुआ ये था कि जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ हिमाचल में, 6 मई में को एफआईआर हुआ, और 4 जून को दिल्ली में भी हुआ, और 12 जून को दुआ को हिमाचल पुलिस जांच में शामिल होने के लिए समन किया, जिसका मैंने जिक्र किया। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट गए, और उसके बाद इतनी लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया। लेकिन बात सिर्फ विनोद दुआ की नहीं है, बात उन तमाम लोगों की है, सैकड़ों लोगों की। कल कुछ नंबर्स भी मैंने आपको वीडियो में बताए थे, जो फंसाए जाते हैं, चाहे यूएपीए हो, चाहे एनएसए हो, चाहे सेडिशन की धाराएं हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्ता और सरकार उनकी आवाज़ से, उनके तेवर से, उनके आंदोलन से, उनके बोलने से, उनके लिखने से असहज होती है। और लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ मुखर आवाज़ें, सत्ता की आलोचना करने वाली आवाज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी आवाज़ें नहीं होगी तो सत्ता और सरकारें बेलगाम होंगी। और जब राजद्रोह का कानून बना था आज से 125 साल पहले, तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था।
लेकिन आज इस हुकूमत में, इसके पहले की हुकूमत में, उसके पहले की हुकूमत में आज भी उसका बेजा इस्तेमाल होता रहा है। उम्मीद है कि कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पत्रकार या ऐसे लोगों को सरकार की आलोचना का अधिकार है और सरकार की आलोचना का मतलब राजद्रोह नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज है, लाइक करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।